हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं नवपाषाण काल। तो ये पाषाण काल का, स्टोन एज का जो लास्ट वाला चरण होता है तो वो नवपाषाण काल का है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब बारी है नवपाषाण काल की। तो देखिए, इसका जो टाइम पीरियड कहा गया है तो 6000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक माना गया है। कहीं कहीं पे आपको 7000 बीसी मिल सकता है, तो 7000 बीसी से 2000 बीसी तक तो कोई वो नहीं है। फिलहाल डेट को लेके एग्जैक्ट डेट देखिए आज तक कोई नहीं है, सब अनुमानतः ही लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बड़े बड़े टीचर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे, जो भी होंगे लगभग क्या होता है 6000 7000 जो बीसी का राउंड फिगर है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डेट कभी पूछेगा भी नहीं, तो इतना याद रखना है। तो 6000 बीसी से 2000 बीसी हम लोग कह सकते हैं कि नवपाषाण काल का टाइम पीरियड रहा है। अब इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहां पे आपको मेहरगढ़ मिलेगा। मेहरगढ़ से आपको जौ और गेहूं, कपास इत्यादि फसलों के प्रमाण मिलने लगते हैं नवपाषाण काल में। और अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का लहुरा देव है जो, वहां पे कहते हैं खेती का पहला साक्ष्य मिला है। अब ये लहुरा देव पड़ता कहाँ है, तो लहुरा देव याद रखना है संत कबीर नगर में पड़ता है, जहां पे धान के उत्पादन का साक्ष्य आपको मिल जाता है। इतना याद रखना है। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आपको दो स्थल देखने को मिलते हैं, एक है बुर्ज होम और दूसरा है गुफ्फकराल। ठीक है, तो याद रखना है जो बुर्ज होम है तो मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मतलब सोचो, उस समय ये विश्वास रहा होगा कि जो इंसान को प्रिय चीज होती थी उसको उसके साथ ही दफना दिया जाता था मरने के बाद। तो इसका प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और गुफ्फक राल भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको गर्त आवास मिल जाएगा और साथ ही साथ पशुओं के हड्डियों से निर्मित उपकरण भी आपको देखने को मिल जाते हैं गुफ्फक राल में। ठीक है, तो इतना याद रख लेना है। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो एक जगह पड़ती है कोल्डिहवा। तो याद रखना है कोल्डिहवा में क्या है, आपको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य ऐसा कहा जाता है वहां पे भी मिला है। तो देखिए, अगर पूरे भारतीय महाद्वीप की बात करें, उपमहाद्वीप की, तो जो सबसे कृषि का साक्ष्य मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, यूपी का लहुरा देव मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रयागराज में कोल्डिहवा है, यहाँ पे भी प्राचीनतम साक्ष्य ही मिले हैं। तो याद रख लीजिएगा, कोई वो नहीं है। अब जो भी ऑप्शन आपको दिख जाए, कोल्डीवा मिले या फिर लहुरा देव मिले, अगर लहुरा देव मिलता है तो लहुरा देव ही रहेगा, अगर नहीं है प्रयागराज का कोल्डीवा ही माना जाएगा। इतना याद रखना है। वहीं बात करते हैं बिहार में, तो बिहार राज्य में आपको चिरांद मिलता है और सेनुआर मिलता है। अब देखिए, चिरांद वो है जहां पे आपको हड्डियों के उपकरण मिल जाते हैं, और सेनुआर में आपको चना एवं मूंग के प्रमाण मिलते हैं। मतलब चना एवं मूंग का प्रमाण आपको सेनुआर बिहार में मिलता है, और चिरांद में हड्डियों के उपकरण से निर्मित आपको हड्डियों से निर्मित उपकरण मिल जाते हैं। कर्नाटक में आप देखते हैं तो पिकली हल मिलेगा, जहां पे राख के टीले का प्रमाण मिल गया है। और ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी वही है जो काफी फेमस रहा है मौर्य काल में भी। तो याद रखना है, ब्रह्मगिरी में रागी की खेती का प्रमाण आपको मिल जाता है। और ब्रह्मगिरी पड़ता कहाँ पे है, तो कर्नाटक में पड़ता है। हाँ, आपको ये जरूर बताना है कि ब्रह्मगिरी के आसपास से कोई नदी वो होती है या फिर कोई नदी ओरिजिनेट होती है, ये जरूर बता दीजिएगा। अगर होती होगी तो, नहीं होती तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं उपकरण की। तो देखिए, इस समय का जो नवपाषाण काल का उपकरण था वो पॉलिश्ड होते थे। कैसे होते थे, पॉलिश्ड होते थे, साथ ही साथ घर्षित होते थे। अब घर्षित मतलब जिन्हें घिस घिस के बनाया जाता था। तो पत्थरों के उपकरण होते थे और पॉलिश्ड और साथ ही साथ घर्षित घर्षित होते थे। यहाँ पे आपको उपकरण में कुल्हाड़ी भी देखने को मिल जाता है और बसुला भी मिलता है। कुल्हाड़ी और बसुला स्पेशली जो गांव के लोग होंगे उन्हें पता होगा कुल्हाड़ी क्या होती है, बसुला क्या होती है। ये सारी चीजें आपको नवपाषाण काल में देखने को मिल जाती है। अब देखिए, जब कुल्हाड़ी और बसुला बोला तो गया है, लेकिन ये अब लोहे के तो नहीं थे, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि लोहे का खोज ही नहीं हुआ था, तो लोहे की ना तो कुल्हाड़ी मिलेगी ना तो लोहे का बसुला मिलेगा। ठीक है, बात आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल, तो इतना याद रखना है। वही बात करते हैं अगर जीवन यापन की, तो नवपाषाण काल में नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है नवपाषाण काल को। ऐसा क्यों, क्योंकि इस दौर में मानव के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, जहां आप देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य बिल्कुल नहीं था। हाँ, पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिल रहे थे, लेकिन वो नियमित विशेषता के तौर पे नहीं थे। मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। लेकिन नवपाषाण काल में क्या होता है देखते हैं, तो जो मानव था उसको कृषि का ज्ञान हो गया था, और साथ ही साथ नियमित पशुपालन
एवं बर्तन का उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जो अब होता है, जो पशुपालन नियमित विशेषता के तौर पे नहीं था मध्य पाषाण काल में, अब वो नव पाषाण काल में नियमित विशेषता का पार्ट पशुपालन और बर्तन का उपयोग बन चुका था। और कपड़ों के भी साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। कपड़े का साक्ष्य मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो इंसान क्या करे, अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करके रखता था, बस सिंपल सा। अब ये नहीं कि कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा होगा या फिर कुछ नहीं, एक नॉर्मल था जिससे अपने शरीर को ढक सके, वो चीजें आपको देखने को मिलने लगती है। स्थायी आवास का भी प्रमाण आपको मिलने लगता है, क्योंकि हमने देखा था मध्य पाषाण काल में स्त्री पुरुष और बच्चे एक साथ दिखने लगे थे पेंटिंग में, तो इससे आभास होने लगा था कि परिवार सिस्टम वहां पे शुरू होने लगा था, मतलब इंसान परिवार के रूप में रहना शुरू कर दिया था। अब वही बात करते हैं नवपाषाण काल का जीवन यापन। तो इसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और डिस्क्राइब करेंगे, स्पेशली आपको कुछ पॉइंट्स जरूर बताना चाहेंगे, जिसमें नवपाषाण काल में क्या बोला गया, कृषि के साथ जीवन जीने के कई क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल जाता है आपको नवपाषाण काल में। मानव शिकारी था, शिकारी तो पहले भी था। देखिए पूरा पाषाण काल में जब आप देखते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है वहां पे भी आपको मानव शिकारी ही दिखता है। आइस एज था, हिमयुग था, टेम्परेचर ठंडा था जिस वजह से चीजें ज्यादा समय तक चलती थी। वो चीजें अभी भी देखेंगे तो क्या है, शिकारी रहेगा, खाद्य संग्राहक भी रहेगा। खाद्य संग्राहक क्या होता है, चीजें को आपको इकट्ठा करके रखना ताकि कुछ दिन तक चल जाया करे, ठीक है। लेकिन उत्पादन की भी भूमिका में था। अब क्या करने लगा था, वो थोड़ी बहुत खेती भी करने लगा था। थोड़ी बहुत खेती करेगा तो क्या हो जाएगा, उसे इंस्टिंक्ट के तौर पे, मतलब कुछ चीजें हमेशा उसके पास अवेलेबल रहेगी। मतलब ऐसा नहीं जैसे आज देखते हैं, तो आज हमारे पास अगर मान लीजिए अगर बाहर नहीं निकलते हो, पिज्जा बर्गर वगैरह नहीं खाते हो, तो अभी भी आप आपके घर में दाल चावल तो रहता होगा, तो आप एक नॉर्मल तौर पे तो खाना खा ही सकते हो। ऐसा नहीं कि आप भूखे रह जाओगे। और जबकि पहले आप देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल में तो क्या होता था, इंसान वो करता, शिकार करता था और उसको लाके रख लेता था। अब सोचिए अगर शिकार करने के लिए जानवर नहीं मिलता था तब क्या करता वो बेचारा, कंदमूल फल पे डिपेंड होता था। कंदमूल फल भी अगर नहीं मिला तब क्या है, तब तो उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाया करती थी। लेकिन अब क्या है, वो खेती थोड़ी बहुत करने लगा था, तो इससे ये हो गया था कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें उसके पास रहा करती थी। लेकिन हाँ, इसे आप ये नहीं कर सकते, अधिशेष अवस्था नहीं थी, बिल्कुल सरप्लस नहीं था, बस उसके पास कुछ चीजें हुआ करती थी। ठीक है, इतना याद रख लेना है। और इससे स्थायी आवास की ओर मनुष्य बढ़ा, ठीक है ना। अब देखिए जब इंसान को खाने की टेंशन खत्म हो जाती कि खाने का जुगाड़ कैसे हो, अगर इस चीज की टेंशन खत्म हो जाने लगे तो अब उसके बाद क्या होगा, इंसान अपने डेवलपमेंट की अगली एक्टिविटी में 100% जाएगा ही जाएगा। तो वही कहा जाता है कि जब इंसान फ्री हो गया तब वो मतलब वो क्या करेगा, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाएगा, कुछ न कुछ अपने आसपास की चीजों पे एक्सपेरिमेंट करेगा, बहुत सारी खोज की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे वो फिर आप देखेंगे तो पहिए का आविष्कार हो, मतलब बहुत वो चीजें। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, कुछ चीजें बताए थे ना कि जब उनका खोज हुआ, इंसान ने जब उनकी खोज की तो बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदली, जिसमें से आप देखेंगे तो पहिए की खोज भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए जब पहिए की खोज हुई तो हम क्या कर सकते थे, पहिए से बहुत भारी भारी सामान एक साथ उठा के ले जा सकते थे, ये खास बात रही। पहिए की खोज ने बहुत कुछ परिवर्तन लाए, चाहे वो आग की खोज हो, खेती हो, लोहा हो, पहिया हो, कुछ चीजों ने इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इतिहास में। तो आगे चल के हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये नवपाषाण काल का पहला लेक्चर था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाइयों को शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।